हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की जो हमारी बुक है सेकंड। ठीक है, सेकंड बुक का चैप्टर है हमारा तीसरा। इसमें हम भू संसाधन और उसकी और जो कृषि है इसको समझेंगे। ठीक है, कैसे हम भूमि को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कृषि के बारे में जानेंगे। इसमें आगे पूरा डिटेल में है। देखिए ये चैप्टर ना बहुत बड़ा है, बाकी चैप्टरों से कंपेयर करूं तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और वीडियो भी काफ़ी बड़ी बनेगी। सारे टॉपिक जो है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप PDF को डाउनलोड करके भी इसके नोट्स जो है उसको पढ़ सकते हो। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट जो है ये मेरा यूज़र नेम है, आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, टाइम निकाल के मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, देखिए एक बार सिलेबस देख लो। ये सेकंड बुक है आपकी। सेकंड बुक में आपके टोटल जो है चैप्टर जो दे रखे हैं वो आपके 9 दे रखे हैं। ठीक है, ये मैं आपको बोर्ड एग्जाम का सिलेबस बता रहा हूँ, यानी टोटल 9 चैप्टर हैं। इसमें से हम चैप्टर 1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं और आज हमारा चैप्टर 3 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लो। भू संसाधन और कृषि को हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन लाइनों में से बन जाता है। किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन बना के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? ऐसे संसाधन जो मानव ने नहीं बनाए, जो हमको प्रकृति ने दिए, नेचर ने दिए, ईश्वर ने दिए। तो जैसे हमारी नदी हो गई, पहाड़ हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे, वनस्पति, भूमि, ठीक है, ये सब हमने थोड़ी बनाए, ये तो हमें प्रकृति से मिला है। तो इसीलिए भूमि जो है वो क्या हो जाएगी? एक प्राकृतिक संसाधन है। और मनुष्य जो है वो भू संसाधन का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करता है। देखिए, भूमि का इस्तेमाल जो है हम अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। कैसे कैसे यूज किया जाता है उसको हम आगे देखेंगे। आपने अपने चारों ओर भूमि के कई उपयोग देखे होंगे। जैसे कि आप देखते हो आपके चारों ओर, तो कहीं पे आपको दिखेगा कि कोई लैंड है, उस लैंड को एग्रीकल्चर लैंड की तरह, यानी कि उस भूमि को खेती करने के लिए लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, खेत की तरह यूज कर सकते हैं। हो सकता है कोई भूमि है उस पर विद्यालय बना दिया, ठीक है, कोई बिल्डिंग बना दी, घर बना दिया, क्योंकि आपका जो घर होगा वो भी किसी ना किसी भूमि पे होगा। यानी आपने उस भूमि का इस्तेमाल क्या करा है? घर बनाने के रूप के लिए करा है। ठीक है, सड़क निर्माण, ठीक है, भूमि पे सड़क बना दी जाती है, सड़क मार्ग बना दिए जाते हैं। चरागाह, जहाँ पे क्या होते हैं, जानवर जो हैं वो अपना चारा वगैरह चरते हैं। ठीक है, पार्क हो जाएंगे, सिनेमा घर, अस्पताल, ये सारे क्या हैं? ये भूमि के उपयोग हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार से लोग जो हैं वो भूमि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो भूमि है ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, हमको कहाँ से मिली है? प्रकृति से मिली है, और हम उसके अलग अलग टाइप से उसका यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। भू उपयोग वर्गीकरण। अब देखो, भूमि का जो उपयोग है ना उसको भी वर्गीकृत किया गया है। यानी कि भूमि अलग अलग टाइप्स की होती है, यानी कि बहुत प्रकार की भूमि होती है, उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसी कैसी भूमि होती है उसको समझते हैं। देखिए, जो भू राजस्व विभाग है, ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये क्या करता है? ये इसके उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है अपने पास। उसमें बताया गया है कि भूमि जो होती है वो कई प्रकार की होती है, और हर प्रकार की भूमि का अपना एक अलग क्या होता है? उसका इस्तेमाल होता है। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, भू उपयोग और उसका वर्गीकरण। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ, आप मेरे दोनों साइड देखो। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भूमि जो है उसका अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल होता है। जैसे कि वनों के अधीन क्षेत्र, ठीक है, जो हमारे फॉरेस्ट लैंड होती है, बंजर भूमि, ठीक है, जो व्यर्थ पड़ी हो, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी ऐसी भूमि जिसका इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन गैर कृषि, यानी कि वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो रही, वहां पे खेती नहीं हो रही। खेती के अलावा, भूमि का उपयोग केवल खेती में थोड़ी होता है, खेती के अलावा भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। तो यानी ऐसी भूमि जिसका उपयोग जो है, ठीक है, वो अलग अलग कार्यों में होता है। वर्तमान प्रतिभूमि, एक वर्तमान प्रतिभूमि है और एक अलग से एक पुरातन प्रतिभूमि भी है जो आपको आगे बताऊंगा। फिर इसमें स्थायी चरागाह क्षेत्र हो गया, ठीक है, विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत जो भूमि है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और निवल बोया क्षेत्र। तो ये हमने कुछ 8-9 प्रकार में भूमि को बांट दिया है। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लो। मैं एक बार हट जाता हूं, आप इसे अच्छे तरीके से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी मैं PDF में तो आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। अब क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता है पेपर में, इसमें से कोई भी टाइप्स की भूमि
एक ही क्वेश्चन आएगा और आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा, इन सभी टॉपिक को एक एक करके डिटेल में समझा देता हूं। देखो सबसे पहले है वनों के अधीन क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जो वनों के अधीन हो, या फिर आप इसको फॉरेस्ट लैंड भी कह सकते हो। तो इसको समझते हैं। देखिए वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों अलग होते हैं। आप ये मत सोचना कि कुछ क्षेत्र को वन क्षेत्र बना दिया है तो उसमें वन होंगे ही, ठीक है, जरूरी नहीं है वहां पे वन हो, ये भी याद रखना। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है जहां वन विकसित हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस लाइन में सीधा सीधा समझाया है, यानी कि सरकार अगर चाहे तो किसी क्षेत्र को वन वाले कैटेगरी में डाल सकती है, ठीक है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि उस जगह पे वन विकसित किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है वहां पे पेड़ पौधे हों, अगर सरकार को लगता है कि वहां पे वन विकसित हो सकते हैं तो जो भू राजस्व विभाग डिपार्टमेंट है वो उसको क्या कर सकता है, उसको फॉरेस्ट लैंड बना सकता है, ठीक है। भू राजस्व अभिलेख जो होते हैं इसमें इसी परिभाषा को अपनाया गया है। ये जो परिभाषा यहाँ पे दे रखी है, जरूरी नहीं है कि कोई क्षेत्र है वहां पे वन ही हो तो ही वो वन वाली भूमि होगी, याद रखना। ये तो हो गया पहला। दूसरा, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आता है, ये नहीं पूछा जाता क्योंकि बहुत सिंपल है। अगला देखो बंजर, बंजर भूमि है ना सेकंड नंबर पे, बंजर और व्यर्थ भूमि, यानी ऐसी भूमि जो बंजर है। अब बंजर भूमि का क्या मतलब है, यहाँ पे यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। देखिए ऐसी भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, यानी कि भूमि का ऐसा टुकड़ा है, कोई मान लीजिए कोई भूमि है जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम उसको कृषि के योग्य नहीं बना सकते, यानी हम कितनी भी कोशिश कर लें इस भूमि पर हम खेती नहीं कर सकते, इसमें हम फसलें नहीं उगा सकते, यानी ऐसी भूमि जिसमें हम पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी उसको कृषि योग्य नहीं बना सकते, तो ऐसी भूमि को हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, इसको हम बोल देते हैं बंजर या फिर व्यर्थ भूमि। अब बंजर भूमि जो है, एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है कि बंजर पहाड़ी भूभाग, पहाड़ में भी कुछ भूभाग ऐसे होते हैं जो बंजर होते हैं जहाँ पे फसलें नहीं उगाई जा सकती, या फिर मरुस्थल वाले क्षेत्र, ठीक है। और कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया गया है, इसको हम क्या कह सकते हैं, कृषि अयोग्य भूमि कह सकते हैं, क्योंकि ये खेती के लायक नहीं है। क्लियर है, आसान है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, या अभी तो मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, वहां से मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखो थर्ड नंबर पे हमारा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी ऐसी भूमि जो कि जिसका कृषि में यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नहीं किया जा रहा है, उसका किसी दूसरे काम में यूज करते हैं। तो इस संवर्ग में बस्तियां जिसमें मतलब सेटलमेंट जो होते हैं वो ग्रामीण और शहरी दोनों तरीके के हो सकते हैं, यानी कि ऐसी बस्तियां चाहे वो शहरी बस्ती हो चाहे वो ग्रामीण बस्ती हो, ठीक है। अवसंरचना जैसे कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे सड़कें हो गई, नहरें हो गई, या फिर यहाँ पे उद्योग या फिर दुकान आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित है, यानी कि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भूमि, ऐसी भूमि जिसका इस्तेमाल कृषि के कार्य में नहीं किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किस काम में हो सकता है वहां पे बस्तियां बसा दी जाए, बस्तियां चाहे ग्रामीण हो चाहे नगरीय बस्ती हो शहरी बस्ती हो, ठीक है। अगर उसमें खेती नहीं करी जा रही है और बस्तियां बसाई जा रही है तो वो गैर कृषि हो गया। इसके अलावा क्या काम हो सकता है, मान लीजिए वहां पे सड़क बना दे या नहर बना दे, ठीक है, वहां पे उद्योग यानी कि कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं, वहां पे दुकान बनाई जा सकती है। तो ये है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में वृद्धि होने से ऐसी भूमि की जो डिमांड है वृद्धि, ठीक है, उसमें वृद्धि हो गई है, यानी इसकी डिमांड भी बढ़ गई है, ऐसी भूमियों का उपयोग भी बढ़ गया है। देखिए फोर्थ नंबर पे है हमारी चरागाह क्षेत्र, यानी जो स्थायी रूप से चरागाह के रूप में यूज हो रही हो। ऐसी जो भूमि होती है इस पे किसका अधिकार होता है, सबसे पहले ये समझ लो, इस पे या तो ग्राम पंचायत का अधिकार होगा या फिर सरकार का होगा, ठीक है। यानी कि ये किसी की निजी भूमि नहीं होती, ये सरकार के स्वामित्व वाली भूमि होती है। इस भूमि का केवल एक छोटा सा भाग ही निजी स्वामित्व में होता है, छोटा सा हिस्सा। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। आगे ना एक टॉपिक है साझा संपत्ति का, वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा। साझा संपत्ति में क्या हो जाता है, जो सरकार के हाथ में हो, ग्राम पंचायत के हाथ में हो, ठीक है, जो निजी हाथों में ना हो, उसका इस्तेमाल सामुदायिक कार्यों के लिए होता है, जो वो साझा कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो स्थायी चरागाह में कौन सी भूमि आती है, सिंपल है बिल्कुल, आप कह दोगे ऐसी भूमि जो ग्राम पंचायत या फिर सरकार के अधीन होती है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है विविध तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, यानी अलग अलग प्रकार की जो तरु फसलें होती हैं, ठीक है, जिसमें फल वगैरह के जो होते हैं या उद्यान वगैरह लगाए जाते हैं, उसे समझाया जा रहा है।
तो इसमें ऐसी भूमि सम्मिलित होती है जिसपे उद्यान लगाया जाए, ठीक है, पार्क वगैरह बना दिया, उद्यान लगा दिया, बगीचा बना दिया, इस टाइप का, और इसमें फल वाले वृक्ष लगाए जाते हैं। इस प्रकार की ज़्यादातर जो भूमि होती है ना वो निजी स्वामित्व में होती है। आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में जो बागीचे होते हैं, जैसे मान लो आम का बागीचा है किसी का, तो उसमें मान लीजिए 50 आम के पेड़ हैं, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादातर ऐसा निजी क्षेत्रों में ही होती है इस प्रकार की भूमि। नेक्स्ट है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अब यहाँ पे समझिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, गलती बहुत ज़्यादा होती है। समझिए, ऐसी भूमि जो पिछले 5 साल से या फिर उससे भी ज़्यादा समय से परती पड़ी हो, परती का मतलब है उसको कुछ काम ही नहीं हो रहा, उस पर छोड़ दिया उसको खाली, ठीक है, परती पड़ी यानी कृषि रही, तो उसमें खेती नहीं कर रहे हैं। भूमि उद्धार तकनीक के द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यानी कि देखिए, बंजर भूमि में हमने क्या पढ़ा था कि बंजर भूमि ऐसी भूमि है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का कितना भी इस्तेमाल कर लें हम उसको खेती के योग्य नहीं बना सकते, ये पढ़ा था ना। इसी तरीके से दूसरे प्रकार की भूमि है जो है कृषि योग्य लेकिन व्यर्थ भूमि पड़ी हुई है, यानी वो कृषि के योग्य तो है लेकिन उसमें 5 साल या उससे ज्यादा समय से उस पर कोई खेती ही नहीं कर रहा है। क्लियर है? अगर हम उसमें चाहें, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो उसको कृषि के योग्य बना सकते हैं, उसमें खेती संभव हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। तो ऐसी भूमि को हम क्या बोलेंगे? कृषि योग्य भूमि, जो कि व्यर्थ भूमि है। नेक्स्ट है वर्तमान प्रति भूमि। वह भूमि जो एक कृषि वर्ष में, ठीक है, मान लीजिए किसी सीजन में या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, उसमें खेती नहीं की जाती, वर्तमान प्रति भूमि कहलाती है। यानी कि कुछ छोटे से समय अंतराल में 6 महीना या एक साल के अंदर अंतर अगर कोई भूमि है वो पड़ी हुई है, उसमें खेती नहीं की जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्तमान प्रति भूमि। भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए, किसान लोग क्या करते थे, ये एक सांस्कृतिक चलन है। होता क्या था कि लगातार अगर हम किसी भूमि पे खेती करते हैं ना लगातार, तो उसकी जो उपजाऊपन होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है, ठीक है, उसका जो उपजाऊपन है वो क्या हो जाता है? कम होने लग जाता है। तो लोग क्या करते थे, गांव के लोग वो क्या करते थे, 1 साल के लिए 6 महीने के लिए उस जमीन को बिल्कुल छोड़ देते थे, उसमें कुछ नहीं करते थे। तो ऐसे में क्या होता था, वो जमीन जो थी अपनी गुणवत्ता को, उपजाऊपन को दोबारा से पा लेती थी, यानी खुद से ही उसमें उपजाऊपन आ जाता था। तो इसलिए ये सांस्कृतिक चलन था। तो इस विधि से भूमि की जो क्षीण उर्वरता है, यानी जो उर्वरता थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है, पौष्टिकता, वो प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। इसमें क्या है, इसमें कुछ कर थोड़ी रहे हैं ना, उसमें कोई खाद डाल रहे हैं ना इसमें कुछ कर रहे हैं, उसको छोड़ दिया बस, 6 महीने साल भर छोड़ दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसमें उपजाऊपन आ जाएगा। तो ऐसी भूमि को वर्तमान प्रति भूमि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुरातन प्रति भूमि। पुरातन प्रति भूमि यानी यह भी कृषि योग्य भूमि है, यानी खेती की जा सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम, यानी 1 साल से तो ज्यादा लेकिन 5 साल से कम के लिए इसको छोड़ दिया गया है, ठीक है, कृषि रहित रही है, यानी इसमें खेती नहीं हो रही है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में सम्मिलित कर दिया जाता है, ठीक है। अगर मान लो 5 साल से ज्यादा हो जाएगा तो उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहेंगे, लेकिन अगर 5 साल से कम है तो उसको पुरातन प्रति भूमि कहेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच में, इसीलिए हो सकता है पेपर में अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान से इसका मतलब समझना फिर आप करना, ठीक है। 9th लास्ट है ये निवल बोया क्षेत्र। निवल बोया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है, ठीक है, वह क्षेत्र निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यानी कि उतना क्षेत्र, जितने क्षेत्र पे कृषि की जा रही है, खेती करते हैं, फसल को उगाते हैं, फसल को काटते हैं, उतने क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? निवल बोया गया क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसमें से आपके एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, ज्यादातर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक। अगला टॉपिक है साझा संपत्ति साधन। अब ये साझा संपत्ति साधन क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, भूमि जो होती है ना, उसका स्वामित्व के आधार पर अगर हम देखें, स्वामित्व मतलब उस पर किसका अधिकार है, किसकी वो भूमि है, उस नजरिए से हम देखें तो इसको मोटे तौर पे 2 वर्ग में बांट देते हैं भूमि को, ठीक है, 2 वर्गों में। कौन कौन से वर्ग हैं? एक तो आपका है निजी संपत्ति, यानी ऐसी संपत्ति, ऐसी भूमि जो जिसपे किसी का निजी अधिकार हो, और ऐसी संपत्ति जिसपे किसी का साझा अधिकार हो, तो साझा संपत्ति कहलाती है, ठीक है। तो निजी वाले में क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, वो आपके नाम पे है, रजिस्ट्री आपने अपने नाम पे करा रखी है, आपके मम्मी पापा के नाम पे करा रखी है, तो वो आपकी निजी संपत्ति कहलाएगी। लेकिन कोई दूसरी भूमि है जो आपकी नहीं है, सरकार की है, ठीक है, जैसे कोई पार्क है,
अब उस पार्क, वो सरकारी पार्क है, ठीक है, उसका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, सभी उसमें आते जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, साझा संपत्ति संसाधन हो जाएगा, यानी उसका यूज कोई भी कर सकता है, सामुदायिक रूप से उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो निजी संपत्ति को समझते हैं सबसे पहले। इस प्रकार की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व होता है, या फिर कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व भी हो सकता है। सम्मिलित कुछ व्यक्तियों का, जैसे मान लो आपकी कोई परिवार की जमीन है जिसमें कई व्यक्ति शामिल है, जैसे मान लीजिए आप, आपके पिताजी, आपके चाचा जी, या फिर आपके पिताजी के और भाई है, मान लो 4 भाई हैं, उन चारों के अधिकार में जो है, यानी उनको जो विरासत में मिलनी है, ऐसी भूमि को भी क्या बोलेंगे, निजी संपत्ति बोली जाएगी, क्योंकि वो भी कुछ व्यक्तियों के हाथ में है, ठीक है। ये सब निजी संपत्ति के कैटेगरी में आ जाती है। अब सामुदायिक संपत्ति या फिर उसको साझा संपत्ति संसाधन के रूप में देखते हैं, इसको समझते हैं। इसमें सामुदायिक उपयोग के लिए जो राज्यों के स्वामित्व है, राज्य का मतलब सरकार के स्वामित्व में जो भूमि होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए आपके सामने दे रखा है, पशुओं के लिए चारा, ठीक है, पशुओं के लिए जो बड़े बड़े चरागाह होते हैं, घास के मैदान होते हैं, बहुत बड़े बड़े, सरकारी जो जमीन होती है वो हो जाएगा, ठीक है। लकड़ी या फिर साथ में अन्य जो वन उत्पाद हैं, जैसे फल, रेसे, गिरी, औषधीय पौधे आदि उपलब्ध कराती है, तो ये सारी क्या हो जाएगी, आपके साझा संपत्ति संसाधन में आ जाएगी। अब आगे देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषक, यानी ऐसे छोटे किसान जिनके पास भूमि नहीं होती या फिर बहुत कम होती है, तथा अन्य आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके जीवन यापन में जो भूमि होती है उसका बहुत महत्व होता है। देखिए गांव वगैरह में जो भूमि होती है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वहाँ पे ये देखा जाता है इसके पास कितने खेत हैं, ठीक है, खेत भी एक भूमि है ना, यही देखा जाता है कि किसके पास कितने खेत हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा खेत होते हैं, जितनी ज़्यादा ज़मीन होती है, समाज में उसका रुतबा जो होता है वो उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि इनमें से अधिकतर भूमिहीन, ज़्यादातर जो भूमिहीन किसान होते हैं, उनके भूमिहीन होने के कारण वो क्या करते हैं, पशुपालन से आजीविका पर निर्भर हो जाते हैं। क्या होता है, गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती। जिनके पास ज़मीन नहीं होती वो क्या करते हैं, अब ज़मीन है ही नहीं, या तो वो दूसरों की ज़मीन पे किराए पे खेती करेंगे, ठीक है, या फिर वो पशुपालन करने लग जाते हैं। पशुपालन से उनकी क्या होती है, रोजी रोटी चलने लग जाती है। साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबके लिए प्राकृतिक संसाधन के रूप में यूज होते हैं। यहाँ पर सभी सदस्यों को इसके उपयोग करने का अधिकार होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई वन है, जंगल है, उससे लकड़ियां लेनी है, तो वो सबके लिए होते हैं, वो किसी का निजी नहीं है। कोई भी जाता है, वहाँ लकड़ियां पड़ी हुई है, उस लकड़ी को उठा सकता है, ठीक है, उसको ला सकता है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे मान लो कोई बहुत बड़ा मैदान है जो सामुदायिक है, किसी का निजी नहीं है, ठीक है, उस पर जो घास है उससे कोई भी अपने जानवरों को वहाँ पे चरा सकता है, चरागाह के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकता है। या फिर गाँव में जो जलीय क्षेत्र होता था, जैसे मान लो गाँव में कुआं होता था, उसका कोई भी यूज़ कर सकता था, या गाँव में कोई नहर है, ठीक है, या कोई तालाब है, तो उससे पानी लेने के लिए उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। तो ये सब सामुदायिक संसाधन में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अगला टॉपिक आपका, वो है भारत में भू कृषि का भू उपयोग, ठीक है। भारत में जो कृषि होती है उसमें जमीन का कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, इसको देखेंगे। तो देखिए, भू संसाधनों का जो महत्व है वो उन लोगों के लिए ज्यादा होता है जिनकी आजीविका कृषि पे होती है। अब सोचो, कोई व्यक्ति है, उसकी रोजी रोटी जो है वो कृषि पे निर्भर है, वो कृषि करता है, कृषि से ही उसको आय होती है, इनकम होती है, उसी से वो अपना परिवार चलाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वो पूरी तरीके से जो कृषि पे निर्भर होगा, उसके लिए भू संसाधन का जो महत्व होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए किसानों के लिए खेत का महत्व बहुत ज्यादा होता है। जिस किसान के पास जितने ज्यादा खेत होंगे वो उतना ही ज्यादा समृद्ध होता है, ठीक है। अब देखो, कृषि पूर्णतया भूमि पर आधारित है। क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं, ठीक है, गांव के क्षेत्रों में जो भूमिहीनता है वो प्रत्यक्ष रूप से वहां की गरीबी से संबंधित है। यानी जिस गांव में जितने लोग भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, पता लग जाता है कि भाई ये सभी लोग किस में आते हैं, गरीब की कैटेगरी में आ जाते हैं। भूमि की गुणवत्ता, जो भूमि की गुणवत्ता होती है वो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, बिल्कुल। अब मान लीजिए 2 प्रकार की भूमि है, इसको ए नाम दे देता हूं और इसको बी नाम दे देता हूं। अब ए जो है वो, इसकी गुणवत्ता देखें, इसकी क्वालिटी देखें, तो ये उपजाऊ है, ठीक है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और जो बी जमीन है ये भी उपजाऊ है, पर ये बहुत कम उपजाऊ है, इसमें उपजाऊपन जो है कम है। अब यहाँ पे आपको क्या पता लगेगा, जब खेती करेंगे दोनों जमीन पे, तो बहुत ज्यादा जो उपजाऊ है वहां पे ज्यादा अच्छा उत्पादन होगा। तो वही आपको यहाँ पे बताया गया है कि भूमि की गुणवत्ता, यानी उसकी जो क्वालिटी है भूमि की, उससे कहीं ना कहीं जो कृषि उत्पादकता है, यानी जो उससे प्रोडक्शन होगा, वो प्रभावित होता है, ठीक है।
इसके बाद तीसरे नंबर पे देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी होता है, क्योंकि गांव में, मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल देके बताया था, गांव में जो भू स्वामित्व होता है यानी जमीन पे जो अधिकार होता है, उसका आर्थिक तो आपको मूल्य मिलेगा ही मिलेगा, यानी आर्थिक रूप से तो आप मजबूत हो, सामाजिक मूल्य भी होता है। सामाजिक मूल्य का मतलब क्या है, गांव वगैरह में अभी भी देखो, जब विवाह होता है, शादी होती है, तो वहां पे एक और चीज देखी जाती है, लड़का लड़की जो है वो तो देखे जाते हैं, वहां पे ये देखे जाते हैं कि दोनों परिवारों में खेत या जमीन किसके पास कितनी है। ठीक है, तो जमीन जो है उसका आर्थिक मूल्य तो है, लेकिन उसके उसके साथ साथ उसका सामाजिक मूल्य भी है, समाज में इसको देखा जाता है, समाज में इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहां पे बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, भारत में फसल ऋतुएं, भारत में देखो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है और वो अलग अलग ऋतु में उगाई जाती हैं। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा इसे देखते हैं। देखिए, हमारे देश में उत्तरी और आंतरिक भागों में तीन प्रमुख फसल होती है, एक तो खरीफ की ऋतु में होती है, एक रबी की ऋतु में होती है और एक जायद की ऋतु में होती है। खरीफ की जो फसलें हैं ये ज्यादातर दक्षिण पश्चिमी जो मानसून का क्षेत्र है वहां पे बोई जाती है। खरीफ में कौन कौन सी फसलें होती है, चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर, ये सब खरीफ में आती है। दूसरी ऋतु है रबी की, रबी में क्या होता है, इसमें गेहूं, चना और सरसों वगैरह उगाया जाता है। तीसरा है जो एक छोटे समय के लिए होती है जायद, ये बहुत अल्पकालिक होती है, छोटे समय के लिए, गर्मियों में। इसमें क्या होता है, इसमें क्या उगाया जाता है, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककरी, ठीक है, ऐसी सब्जियां या चारा वगैरह उगाया जाता है। तो ये तीन हो गया, इतना ही आपको याद रखना था। अब आपको टेबल में अच्छे से समझना है, टेबल को बहुत ध्यान से देखो। देखो, एक तो खरीफ की ऋतु है, ये होती है जून से लेकर सितंबर तक। इसमें क्या किया जाता है, उत्तर भारत में इस ऋतु में चावल, कपास, बाजरा उगाया जाता है, मक्का, ज्वार, अरहर उगाया जाता है। दक्षिण में जाए साउथ में तो चावल, मक्का, रागी उगाया जाता है, ज्वार और मूंगफली उगाई जाती है। अगर दूसरी ऋतु की बात करें तो सेकंड ऋतु है यहाँ पे रबी। रबी क्या होती है, अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक चलती है। इसमें गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ उगाया जाता है नॉर्थ में, उत्तरी भारत में। साउथ की बात करें तो चावल, मक्का, रागी और मूंगफली उगाई जाती है। तीसरी जो फसल है जो बहुत ही कम समय के लिए होती है, देखो अप्रैल से लेकर जून तक, ये तीसरे नंबर पे आता है जायद। इसमें क्या उगाया जाता है, इसमें कुछ वनस्पति उगाई जाती है, सब्जियां वगैरह हो गई, फल हो गए, चारा की फसलें हो गई। ठीक है, इसमें आपके तरबूज, खीरा, ककरी वगैरह उगाया जाता है। कुछ जगह पे चावल, सब्जी, चारा फसलें वगैरह भी उगा ली जाती है। मेनली सब्जी और खीरा वगैरह ही उगाया जाता है इसके अंदर। तो ये यहाँ पे आपको टेबल समझनी थी। कृषि की तीन ऋतुएं हैं, कौन सी ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है ये आपको पता लग गया। अब देखो, कृषि को ना अगर हम इसके प्रकार बोलें तो कृषि कई प्रकार की होती है, जो हमने उस वाली बुक में, पहली वाली बुक में बता रखी है आपको। लेकिन यहाँ पे हम कृषि को सिंचाई के नजरिए से अगर हम देखें तो उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो सिंचित कृषि कह सकते हैं और दूसरा वर्षा निर्भर, यानी एक ऐसी कृषि जहाँ पे पानी अच्छे से उपलब्ध होता है, और दूसरी ऐसी कृषि जहाँ पे पानी तो उपलब्ध होता है लेकिन हमें बारिश पे भी निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, या फिर कई जगह पे तो केवल बारिश पे ही निर्भर होते हैं, बाहर से पानी ज्यादा मिल नहीं पाता। तो ये है। तो आर्द्रता के आधार पे अगर हम देखें, नमी के आधार पे हम देखें, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सिंचित कृषि और वर्षा आधारित कृषि। ठीक है, अब इस सिंचित कृषि को भी हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक रक्षित सिंचित कृषि और दूसरा है उत्पादक सिंचित कृषि। ठीक है, रक्षित को समझते हैं। रक्षित सिंचाई का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है आर्द्रता की कमी के कारण फसल को नष्ट होने से बचाना। अब होता क्या है, जैसे मान लो जमीन में सूखापन आ रहा है, नमी जो है, आर्द्रता जो है वो कम होती जा रही है, तो उसकी कमी की वजह से फसल क्या हो जाएगी, सूखने लग जाएगी, नष्ट होने लग जाएगी। तो आर्द्रता की कमी की वजह से फसल को बचाने के लिए जो सिंचाई की जाती है उसे बोलते हैं रक्षित, क्योंकि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं एक तरह से फसल की, है ना। तो ये रक्षित सिंचाई है, तो इसीलिए नाम से जोड़ के याद रख लेना। इसमें क्या होता है, वर्षा के अतिरिक्त, यानी वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा किया जाता है। यानी मेन जो है वो क्या है, वर्षा। वर्षा से फसल को मिल रहा है पानी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वर्षा का पानी कम पड़ जाता है, तो ऐसे में फिर हमें एडिशनल पानी की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, हम रक्षित सिंचाई कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारी उत्पादक सिंचाई कृषि। इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करा के
ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना, यानी कि अच्छे से पानी उपलब्ध कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी उपलब्ध कराओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या मिले, उत्पादन मिल सके, प्रोडक्शन मिल सके। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा में ज़्यादा होती है। रक्षित में हमने क्या देखा था, रक्षित में हमने देखा था कि मेन जो था वो वर्षा का पानी था, वर्षा के पानी के अलावा एडिशनल जो जरूरत पड़ती थी वो सिंचाई में थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वर्षा की बात ही नहीं चल रही, इसमें डायरेक्ट जो है जो भी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है उससे कराते हैं, तो ये इसमें ज़्यादा पानी लगता है। इसके बाद आपकी दूसरी थी वर्षा निर्भर कृषि। इसको भी हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक है शुष्क भूमि वाला और दूसरा है आर्द्र भूमि। शुष्क को पहले समझ लेते हैं। देखिए भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों में होती है जहां पे साल भर में जो वार्षिक वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ज़्यादा पानी नहीं बरसता है, वो शुष्क क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में शुष्क भूमि कृषि की जाती है। यहाँ पे कौन सी फसलें उगाएंगे, यहाँ पे ऐसी फसल उगाएंगे जो शुष्कता को सहने में सक्षम हो, यानी ऐसी फसल जिसमें अगर ज़्यादा पानी ना मिले तो भी उसमें वो खड़ी रह सकती है। ठीक है, ऐसी फसलें क्या होती है, मेनली मिलेट्स वगैरह होते हैं, जैसे रागी हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, मूंग चना हो गया, गवार हो गया, चारा की फसलें हो गई। ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिसमें अगर हमको ज़्यादा पानी नहीं भी है हमारे पास तो भी काम चल जाएगा, उग जाएंगे आराम से। तो ऐसी जगह पे इन फसलों को उगाया जाता है। इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग के लिए बहुत सारी विधियां अपनाई जाती है। वर्षा का जल जो होता है उसको कैसे संरक्षित कर सके, कैसे उसको स्टोर करके रख सके, इसलिए बहुत सारी यहाँ पे क्या करते हैं, विधियों को अपनाते हैं। आर्द्र भूमि कृषि की बात करते हैं। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत, ठीक है, जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी अच्छे से बरसता है, जहाँ पे बढ़िया बारिश होती है बिल्कुल, तो यहाँ पे जितनी पौधों की जरूरत है उससे ज्यादा यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो ये प्रदेश कैसे होते हैं, यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ये प्रदेश बाढ़ और मृदा अपरदन का सामना करते हैं, क्योंकि बाढ़ आती रहती है, बार बार पानी आता रहता है, बाढ़ की वजह से नुकसान होता है। मृदा अपरदन, बारिश का पानी जो अपने साथ मिट्टी को भी ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें, ये समस्या रहती हैं। इन क्षेत्रों में फसलें ऐसी उगाई जाती है जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि देखिए चावल, चावल को काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो यहाँ पे चावल उगा लेते हैं। जूट, गन्ना, ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पे उगाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है खाद्यान्न फसलें, ऐसी फसलें जो खाने के लिए यूज की जाती हैं। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न की बहुत ज्यादा महत्व होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसको इस फैक्ट्स के साथ हम माप सकते हैं कि देश में समस्त बोए क्षेत्र के 2/3 भाग पर केवल खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। अब आप ये सोचो कि भारत में खाद्यान्न फसलें कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जो कुल खेती होती है उसका 2/3 हिस्सा तो केवल और केवल खाद्यान्न को उगाता है। ठीक है, देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख हैं, मेन फसलें हैं। भले ही वहां पर जीविका निर्वाह, अर्थव्यवस्था या व्यापारिक कृषि कुछ भी होती हो, वहां पे बेशक से लोग जीविका निर्वाह करने के लिए कुछ भी करते हो, लेकिन मेन जो है वहां पे खाद्यान्न फसलें, यानी भारत में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। अब देखो, फसलों को ना आसान बनाने के लिए मैंने शुरू में ही कई सारी कैटेगरी में बांट दिया है। इस टेबल को आप देख लोगे तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, वरना आप पूरी एनसीईआरटी में पढ़ते रहोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, मैंने फसलों को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। एक तो मैंने बना दिया अनाज, एक मैंने बोल दिया दाल, एक को मैंने बोल दिया तिलहन, फिर मैंने कह दिया रेशेदार फसल, और मैंने कह दिया अन्य फसल। इन सबको समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अनाज की। तो अनाज में क्या आते हैं, आपका चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, ये सब आ जाता है। दाल की बात करें तो चना, अरहर आ जाता है, ये मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा भी दाल होती है, लेकिन मैंने 2 क्यों लिखी है, क्योंकि मुख्य फसलें हैं, हमें यहाँ पे मुख्य फसलों पे ही बात करनी है। तिलहन, जिससे हम तेल निकालते हो, तेल के लिए यूज करते हो, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका रेशेदार, जिससे रेशा निकलता है, जैसे कि कपास और जूट हो जाता है, उसमें रेशा निकलता है। अन्य फसलें, इसमें से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है अन्य फसलों में से, जिसमें आपका चाय, कॉफी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको क्या करा है, कई सारी कैटेगरी में बांट दिया है। एक बार ना आप कुछ सेकंड के लिए इस टेबल को बस देख लो ध्यान से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आपको समझाता हूं एक एक करके। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि आपके पेपर में ना कुछ शब्द बार बार आएंगे, जैसे शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध या उष्ण कटिबंध वाले फसलें हैं। तो देखो, ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी को मैंने क्या करा, बीच में से 2 हिस्सों में बांट दिया। ये बीच में मैंने एक रेखा खींच दी और 2 हिस्सों से बांट दिया। इसको 0 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री। और इस रेखा का क्या नाम है, इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। क्लियर है, इसको विषुवत। फिर मैं ऊपर जाता हूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाता हूँ, उत्तर। तो यहां से एक
रेखा यूं बनती है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। और फिर ऐसे ही अगर मैं दक्षिण में आता हूँ 23.5 डिग्री, तो दक्षिण में एक रेखा आती है जिसको मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है। और फिर नीचे एक रेखा है, एक आर्कटिक, एक अंटार्कटिक, इस तरीके से कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखो मैंने क्या करा, पृथ्वी को इन हिस्सों में बांट दिया। अब एक हिस्सा ये आ गया, ठीक है। अब मैं ऊपर जो है इसको बोलते हैं नॉर्थ वाला पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है, ठीक है। नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध। इतना आपको समझ में आया? ऊपर और नीचे वाले को फिक्स कर लो, पहले से फिक्स कर दिया मैंने शीत। बीच वाला जो है इसको बीच वाला एरिया जो है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। मैं यहां पे लिख देता हूं बीच वाले को, इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक है। अब ऊपर और नीचे का बच गया, इसको बोलते हैं शीतोष्ण। अब शीतोष्ण ये क्या है, उत्तर में आ रहा है, तो इसको उत्तर शीतोष्ण कह सकते हैं। और यहीं पे जो उष्ण के नीचे जो नीचे का हिस्सा है इसको भी शीतोष्ण कहते हैं। लेकिन ये दक्षिण में आ रहा है तो इसको दक्षिण शीतोष्ण कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया? अगर अब आप इसको इमेजिन करो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी में जो ये वाला क्षेत्र होगा ये उष्ण कटिबंधीय होगा। यहाँ पे वो फसलें उगाई जाएंगी जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए होती हैं, यहाँ पे शीतोष्ण वाली फसलें उगाई जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे इनका जिक्र होगा तो वहां पे आपको थोड़ा आसान रहेगा समझने में। अब चलते हैं आगे, अनाज। अनाज को देखते हैं। देखिए, भारत में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 54% जो भाग है उस पर अनाज बोया जाता है। यानी कि भारत में 50% से ज्यादा भी क्या बोया जाता है, अनाज बोया जाता है। भारत दुनिया का लगभग 11% अनाज जो है उत्पन्न करता है। अमेरिका और चीन के बाद अगर हम भारत को देखें तो तीसरे नंबर पे आता है अनाज में, ठीक है। अनाज में भारत कौन से नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है। पहले नंबर पे अमेरिका, फिर चाइना आ रहा है, ठीक है। भारत जो है वो अलग अलग प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है। यहाँ पे चावल भी उगाते हैं, गेहूं भी उगाते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब यहाँ के मुख्य अनाज हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे अनाजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चावल। देखिए, चावल क्या है, ये भारत की जनसंख्या का मुख्य भोजन है। भारत में बहुत सारे लोग जो हैं उनके मुख्य भोजन में आपको गेहूं और चावल दिखेगा, तो चावल मुख्य भोजन है हमारा, ठीक है। ये उष्ण आर्द्र कटिबंधीय होता है। अभी मैंने आपको वहां पे उष्ण, शीतोष्ण, शीत बताया था ना, उसी के अंदर ये कैटेगरियां हैं। इसकी कई सारी किस्में होती हैं, चावल की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसकी जो कृषि है वो पूर्वी भारत के कई सारे क्षेत्रों में होती है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होती है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे उगाया जाता है चावल। और दक्षिण राज्यों की अगर हम बात करें, ठीक है, दक्षिण राज्यों में भी पश्चिम बंगाल की तरफ जाएं तो पश्चिम बंगाल में भी यहाँ पे भी चावल उगाई जाती है। और यहाँ पे 2 से 3 फसलें बो दी जाती हैं एक ही साल के अंदर चावल की। पश्चिम बंगाल के किसान जो हैं वो चावल की 3 फसलें उगा लेते हैं, जिसको औस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। अगर हिमालयी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे भी खरीफ की जो ऋतु होती है उसमें इसको उगा लिया जाता है, ठीक है। भारत दुनिया का 22% चावल का उत्पादन करता है। और चीन के बाद भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है, किसमें, चावल के मामले में। तो ये चावल के बारे में हमने कुछ जानकारी ली। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है, बस ये समझिए, चावल एक ऐसी फसल है जो भारत में मुख्य भोजन है, ये समझ में आया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, फिर कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है, तो आप बता सकते हो कि पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे चावल उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको कि भारत विश्व का 22% चावल उगाता है, ठीक है। चाइना के बाद 2nd नंबर पे भारत आता है। ये 4-5 पॉइंट ही हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं गेहूं की। भारत में चावल के बाद गेहूं जो है वो दूसरे नंबर का अनाज है, ठीक है। और एक चीज और समझिए, हरित क्रांति के बाद गेहूं भारत में आया, गेहूं को ज्यादा उगाया जाने लगा, वरना उससे पहले हमारे देश के लोग गेहूं को मुख्य फसल के रूप में नहीं मानते थे, मुख्य फसल के रूप में नहीं उगाते थे, ठीक है। आप अपने दादाजी से पूछोगे तो आपको पता लगेगा कि गेहूं से पहले लोग जो मोटे अनाज हैं जिसे मिलेट्स कहा जाता है, जैसे आपका बाजरा, रागी हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उगाई जाती थी, कम पानी में उग जाने वाली चीज़ें थी। तो गेहूं भारत में चावल के बाद 2nd नंबर पे आता है। दुनिया का, भारत जो है दुनिया का 12.8% गेहूं का उत्पादन जो है करता है 2017 के अनुसार। ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है मुख्यतः,
और इसे शरद ऋतु या फिर रवि ऋतु में बोया जाता है, अर्थात रवि ऋतु में बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र जो है भारत के उत्तर मध्य भाग में है, ठीक है। और रबी फसल होने के कारण ये सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ज्यादा उगाया जाता है, ऐसी जगह पे ज्यादा उगाते हैं जहां पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। देश के कुल बोए क्षेत्र में लगभग 14% भाग पर जो है केवल गेहूं उगाया जाता है। कौन से राज्य उगाते हैं इसको? यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। फिर इसके बाद इसको हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे भी कुछ जगह पे उगाया जाता है इसको। इसके बाद है ज्वार। देश के कुल बोए हुए क्षेत्र का 16.5% जो है, ठीक है, उस भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। ज्वार जो है मोटे अनाज की कैटेगरी में आता है और दक्षिण और मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य है, क्योंकि इसमें ना ये मतलब थोड़ा कम पानी मिलेगा तो चल चल जाएगा, ये ज्वार उगाया जा सकता है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश का आधे से ज़्यादा ज्वार जो है वो केवल महाराष्ट्र उगा देता है। और कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इसको उगाया जाता है, ठीक है। खरीफ और दक्षिण भारत में देखें तो खरीफ और रबी दोनों ऋतु में इसको बोया जाता है। खरीफ की ये उत्तर भारत में देखें तो ये खरीफ की फसल है तथा मुख्यतः ये चारा फसल के रूप में भी उगाया जाता है, क्योंकि इससे इसमें चारा भी मिल जाता है ना ज्वार के साथ साथ, तो इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है बाजरा। बाजरा भी क्या आता है? मोटे अनाज में आता है, इसको भी कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा जो है इसको बोया जाता है और सूखा सहन करने की इसके अंदर क्षमता है। सूखे वाले क्षेत्र में भी आराम से उग जाता है। एकल और मिश्रित फसल के रूप में इसको बोया जाता है, ठीक है। बाजरा उत्पादक जो है प्रमुख राज्य की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र में खूब उगता है ये, गुजरात में खूब उगता है, यूपी, राजस्थान और हरियाणा। और आज के समय में थोड़ा चलन आ रहा है क्योंकि पानी थोड़ा कम होता जा रहा है, तो बाजरे का चलन ज़्यादा हो रहा है। बाजरा और भी क्षेत्रों में उगाने का प्रयास जारी है। मक्का। मक्का एक खाद्य फसल भी है और ये चारा भी है और निम्न कोटि की मिट्टी, यानी जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिट्टी नहीं है वहाँ पे भी उग जाएगा। यह फसल कुल बोए क्षेत्र का केवल 3.6% भाग में बोई जाती है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी, जो पूर्व में और नॉर्थ ईस्ट में भारत को अगर हम छोड़ दें तो देश के लगभग लगभग सभी हिस्से में बोते हैं, ठीक है। पूर्व और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ें तो लगभग लगभग सब जगह मक्का उगाया जाता है। मक्का कौन उगाता है? कर्नाटक उगाता है, एमपी उगाता है, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, राजस्थान, यूपी, हर जगह मक्का उगाया जाता है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी कुछ खाद्यान्न फसलें। अब बात कर लेते हैं दालों की। तो दाल जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। मेन सोर्स है प्रोटीन का दाल, इसलिए ये शाकाहारी भोजन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये फलीदार फसलें होती हैं, आप जानते ही होंगे फलीदार होती है। इससे मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरता है वो भी बढ़ती है। भारत जो है दालों का प्रमुख उत्पादक है। हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्रों में दाल की खेती होती है, दक्कन पठार में, मध्य पठारी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम में, ठीक है, शुष्क भागों में की जाती है। देश में जितना भी खेती होती है उसका 11% में दाल उगाई जाती है, ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादन जो है थोड़ा कम होता है। जो सूखे क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा इसका उत्पादन कम होता है। चना और अरहर जो है ये भारत की मुख्य दाल की फसलों में आती हैं। अब चने की बात करते हैं भाई। देखो चना जो है मुख्यतः क्या है, ये वर्षा आधारित फसल है, जहाँ पे वर्षा होती है उस पे आधारित है। रबी की ऋतु में इसको बोया जाता है और इस फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए क्या करते हैं, वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछार जो है वो काफ़ी है, ठीक है। यानी कि अगर 1-2 बार भी बारिश मिल गई ना तो उतने में ये फसल अच्छे से पनप जाती है। हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान वगैरह में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद से चने के फसल के में थोड़ी सी क्या हुई थी, कमी आ गई थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है हरित क्रांति में जो ज़्यादा फोकस था वो गेहूं पे था। तो हरित क्रांति के बाद ज़्यादातर राज्य जो थे जो इससे जुड़े थे वो गेहूं को उगाने का प्रयास करते थे, उसकी वजह से चने का उत्पादन थोड़ा सा कम हो गया था। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो एमपी उगाता है इसको, यूपी उगाता है, महाराष्ट्र उगाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान यहाँ पे उगाई जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चना के बाद दूसरी जो दाल थी वो थी अरहर। ये मुख्य दाल है हमारे लिए। लाल चना, इसे लाल चना या फिर पिजन पी के नाम से भी जानते हैं। ये मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में जहाँ पे वर्षा आधारित परिस्थितियों में खेती होती है वहाँ पे इसको बोया जाता है। देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग लगभग आप ये मान लो 1/3 भाग जो है वो केवल महाराष्ट्र उगा लेता है, ठीक है। महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा अरहर उगाई जाती है। और राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, एमपी, यहाँ पे इसको उगाया जाता है, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद बात करते हैं तिलहन। तिलहन में कौन सी फसलें आती हैं जिससे हमको तेल मिल सकता हो, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और तिलहन में क्यों कौन कौन सी, मूंगफली, तोरैया, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी, ये मुख्य फसलें हो जाती हैं, ठीक है, इनसे तेल निकाला जाता है। और ये मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान और जो अन्य शुष्क भाग है जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के, यहाँ पे इसको उगाया जाता है। अब एक एक करके इन फसलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है मूंगफली। देखो भारत में दुनिया का 18% जो है मूंगफली, इसका उत्पादन भारत करता है अकॉर्डिंग टू 2018 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। ये मुख्यतः क्या है, जो शुष्क प्रदेश होते हैं, ठीक है, सूखे हुए प्रदेश, या जो वर्षा आधारित खरीफ फसल है, ये वर्षा पे आधारित फसल है। और दक्षिण भारत में ये रबी की ऋतु में भी बोई जाती है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऋतु में इसको बोया जा सकता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये उसको उगाने में सबसे आगे हैं। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इसके बाद है सरसों। सरसों, सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित होते हैं, ठीक है, राई सरसों हो गया, तोरिया या तारामीरा हो गया। भारत के जो मध्य और उत्तर पश्चिमी भाग हैं, यहाँ पे रबी में इसको बोया जाता है। सिंचाई के प्रसार होने से, क्योंकि आज के समय में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है, बीज में भी अच्छी क्वालिटी के बीज भी उपलब्ध होने लगे हैं, और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है। उसकी वजह से जो सरसों का उत्पादन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इसके उत्पादन का 1/3 भाग अगर हम बात करें तो राजस्थान से ही आ जाता है। हरियाणा, एमपी में भी इसको मुख्य फसल के रूप में उगाते हैं लोग, ठीक है। फिर इसके बाद अन्य कुछ तिलहन है, जैसे सोयाबीन हो जाता है, सूरजमुखी, इनको भी तिलहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसको उगाया जाता है। सोयाबीन ज़्यादातर एमपी और महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग लगभग 90% सोयाबीन खुद ये दो ही राज्य पैदा कर देते हैं। सूरजमुखी की फसल की बात करें तो राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र यहाँ पे बोया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रख सकते हो, तो ये इसको याद जरूर रखना। इसके बाद आता है रेसेदार फसलें, जिसमें आपका कपास और जूट आ जाता है, ठीक है। ये ऐसी फसलें होती है जिसमें रेसा होता है, और उस रेसे से क्या बनाते हैं, कपड़ा, थैला, बोरी बनाने में काम आता है। तो रेसे से ये चीज़ें बनती है, और सजावट का सामान भी बनता है, ठीक है। कपास और जूट जो है वो मुख्य फसल होती है। कपास को समझ लो, कपास क्या होता है, एक तरह से कॉटन, एक फूल होता है, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय फसल है, जो देश के अर्ध शुष्क भाग है हमारे देश में, वहां पे इसको बोया जाता है, ठीक है। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारा हमारा जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कपास वाला था वो पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान के कुछ हिस्से में भी काफ़ी ज़्यादा कपास होती है। पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती है। भारत में छोटे रेशे वाली कपास और लंबी रेशे वाली कपास, सॉरी, छोटे रेशे वाली कपास जो है जिसको इंडियन कहा जाता है, इंडियन, ठीक है, कॉटन। फिर लंबे रेशे वाली कपास जो है जिसको अमेरिकन कहा जाता है। भारत में दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन होता है, ठीक है। और जो अच्छी क्वालिटी होती है, यानी कि अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व के में चीन के बाद सेकंड नंबर पे भारत आता है, ठीक है। चाइना जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कपास उगाता है, और भारत उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। कपास कौन से राज्य सबसे ज़्यादा उगाते हैं, तो गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे कपास जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। जूट, जूट जानते होगे आपने, जूट के बोरे और जूट की रस्सियाँ, जूट के थैले, ये सब आपने खूब देखा होगा। जूट का प्रयोग जो होता है उससे मोटे कपड़े, थैला, बोरा वगैरह बनाया जाता है, सजावट का सामान बनाते हैं। पश्चिम बंगाल और पूर्वी भागों में एक व्यापारिक फसल है, क्योंकि ये कॉमर्शियल रूप से इसको उगाया जाता है। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारा हमारा जूट उत्पादक क्षेत्र जो था वो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया, ठीक है। आज भारत जो है दुनिया का लगभग 60% जूट जो है वो अकेले उगाता है। अगला टॉपिक है हमारा गन्ना। गन्ने को समझते हैं। देखिए गन्ना जो है एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ये होता क्या है कि भारत में इसकी खेती जो है वो ज्यादातर उन क्षेत्रों में होती है जो सिंचित क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पानी वगैरह उपलब्ध है। और गंगा सिंधु का जो मैदानी भाग है, जो कि एक तरह से देखा जाए काफी उपजाऊ भाग है, यहाँ पर ज्यादातर इसकी बुआई कराई जाती है, और उत्तर प्रदेश में इसकी काफी खेती होती है। पश्चिम भारत में अगर हम बात करते हैं गन्ने की, तो वहाँ पे महाराष्ट्र में और गुजरात में, ठीक है, यहाँ पे गन्ने की खेती होती है। अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हमको गन्ने की खेती देखने को मिलती है। ब्राजील जो है वो दुनिया में नंबर 1 पे आता है गन्ने के उत्पादन में। अब ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, ठीक है, भारत आता है सेकंड नंबर पे। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 40% जो हमारा गन्ना होता है वो केवल और केवल यूपी से आता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, तमिलनाडु
और आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य हैं जो कि गन्ना उगाते हैं भारत में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाय। चाय जो है एक रोपण कृषि है, ठीक है। रोपण कृषि, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक फसली कृषि मान लो, जहां पे चाय की खेती होती है वहां पे केवल और केवल चाय की ही खेती होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, और इसका उद्देश्य जो होता था वो लाभ कमाना होता था, यानी कि एक तरह से व्यवसायिक फसल के रूप में चाय को देखा जाता था। चाय जो है वो रोपण कृषि है, और ये पेय पदार्थ है, यानी इसको पिया जाता है, आप जानते ही हैं चाय को। चाय की जो पत्तियां होती है उसमें कैफीन होता है, ठीक है, और टैनिन होता है। कैफीन जो है एक तरह से एक उत्तेजक पदार्थ होता है, जो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उत्तेजित करता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें नींद आ रही होती है तो हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं, उन कॉफ़ी में भी हमको कैफीन मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमें उत्तेजित करता है। भारत में चाय की खेती की बात करें तो 1840 में असम में जो ब्रह्मपुत्र घाटी वाला एरिया है वहाँ पे इसकी शुरुआत करवाई थी, ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई थी। और आज के समय में देखें तो ये देश की प्रमुख चाय उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो आज भी असम ही है। असम काफी इंपॉर्टेंट है चाय के मामले में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अगर हम हिमालयी क्षेत्र की तरफ जाएं तो आपको दार्जिलिंग में भी चाय की खेती देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद पाईगुड़ी, कूच बिहार, इन जिलों में भी चाय की खेती की जाती है। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिम घाट की नीलगिरी और इलायची की जो पहाड़ियां हैं उसका जो निचला क्षेत्र है यहां पर करी जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक है, यानी चाय के प्रोडक्शन में भारत, ठीक है, काफी ऊपर आता है। और विश्व का लगभग लगभग 21% चाय जो है वो भारत में ही होती है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो वहां पे भारतीय चाय जो है उसका भाग जो है वो पहले से घटा है, ठीक है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान आता है। सबसे ज्यादा जो चाय का निर्यात होता है इंटरनेशनल मार्केट में वो चीन करता है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। अगला टॉपिक है हमारा कॉफी। कॉफी भी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके जो बीज होते हैं उसको भूना जाता है, उसको पीसा जाता है, और ये भी एक पेय पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। 3 प्रकार की कॉफी है, इसकी किस्म है, ठीक है। इसमें जो सबसे बेस्ट होती है वो होती है अरेबिका। फिर दूसरे नंबर पे आपकी रोबस्ता है और लिबेरिका है। भारत जो है, भारत में जो अच्छी क्वालिटी की जो कॉफी है, ठीक है, जिसको अरेबिका कहा जाता है, ये भारत में इसका उत्पादन भारत करता है। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो इसकी डिमांड जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। परंतु भारत में विश्व का केवल 3.17% कॉफी का ही उत्पादन होता है। ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, ठीक है, और इथियोपिया, पेरू वगैरह में भी इसकी कॉफी की खेती की जाती है, कॉफी को उगाया जाता है, ठीक है। और भारत की बात करें तो दुनिया में 8वां नंबर है भारत का। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे इसकी कृषि होती है। देश का जो समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से भी अधिक अगर हम बात करें तो वो कर्नाटका उगाता है। साउथ में सबसे ज्यादा जो है ये कॉफी का उत्पादन किया जाता है, इसकी फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में कृषि विकास। इसको देखते हैं। देखिए, अब इसको आप तब से देखिए जब देश आजाद हुआ था उसके बाद क्या क्या हुआ है इसे समझिए। देखिए, आजादी से पहले अगर हम देखें, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले, यानी कि जिस समय हम गुलाम थे, तो कृषि जो थी एक तरह से वो हमारी जीविका का मेन हिस्सा होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और सबसे ज्यादा लोग जो थे भारत के वो खेती करते थे। खेती से ही उनका जीवन चलता था, ठीक है, निर्वाह जो था उनका वो खेती से ही चलता था। फिर 20वीं शताब्दी के मध्य तक अगर हम देखें तो इसका प्रदर्शन जो था वो बहुत ही दयनीय था, क्योंकि अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने क्या करा, भारत पहले क्या होता था, लोग अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए खेती करते थे। अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भारत को लूटा जा सकता है, तो उन्होंने जबरन जो भारतीय किसान थे उनसे उन्होंने वो फसलें उगवानी शुरू कर दी, उन फसल के लिए उन पे दबाव बनाया जाता था जिसकी डिमांड जो थी वो इंटरनेशनल मार्केट में होती थी, जिससे कि अंग्रेजों को ज़्यादा लाभ मिले, ठीक है। तो आप देखोगे कि सूती कपड़ा की जब डिमांड थी तो कॉटन, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपास, बहुत ज़्यादा खेती करवाई जाती थी। कुछ जगह पे नील की खेती कराई जाती थी, चाय की खेती भी इन्होंने ही शुरू करवाई। तो ये सारी चीज़ें अंग्रेजों को जहाँ पे फ़ायदा मिलता था वो इंडियन से उसी चीज़ की खेती ज़्यादा करवाते थे। तो इस समय में इसका प्रदर्शन जो खेती का था वो सही नहीं रहा, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बहुत सारे अकाल पड़े, सूखा पड़ जाता था,
खेती जो है वो एक तरह से हमारे यहाँ पे मानसून पे निर्भर करती है। अगर मान लो बारिश ना आए या बारिश ज़्यादा आ जाए या सूखा पड़ जाए तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसानों को। देश का फिर बंटवारा हो गया, देश के बंटवारे में भी नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा जो उपजाऊ हिस्सा था, बहुत ज़्यादा हमारा जो उपजाऊ हिस्सा था वो चला गया पाकिस्तान में बंटवारे में। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्वतंत्र भारत में जब देश आज़ाद होता है उस समय में सिंचित क्षेत्र का अनुपात जो है वो कम रह जाता है, यानी कि हमारे यहाँ पे खेती के लिए जो सिंचित क्षेत्र था वो काफ़ी कम रह जाता है। इसकी वजह से भारत को क्या होता है, नुकसान होता है। आज़ादी के बाद सरकार ने क्या करा, सरकार का जो सबसे तात्कालिक उद्देश्य था, यानी तुरंत जो करा जाए, वो उद्देश्य ये था कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना था। अब देश में देखो खाद्यान्न का संकट था, खाद्यान्न का संकट इसलिए भी हो जाता था क्योंकि कई बार सूखा पड़ जाता था। तो ऐसे में हमारी जो सरकार थी, देश आज़ाद हुआ तो उसका सबसे पहला फोकस जो था वो इस बात पे था कि किस प्रकार से हम खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा दें। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ तरीके अपनाए। जैसे कि सरकार ने क्या करा, जो व्यापारिक फसलें हैं, जो व्यावसायिक फसलें हैं, उसकी जगह जो खाद्यान्न है उसको उगाया जाए। खाद्यान्न में अपना चावल, गेहूं, दाल वगैरह ये आ जाता है। ठीक है, यानी व्यापारिक फसल के अलावा उसको छोड़ दें, उसके बदले में अगर हम खाद्यान्न फसल उगाएंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। कृषि गहनता को बढ़ावा देना, यानी कि जमीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन कर सकें, ये सरकार का फोकस था। और ऐसी जमीन जो कृषि योग्य है लेकिन जो बंजर पड़ी हुई है, जिसपे परती पड़ी हुई है, जिसमें बहुत समय से खेती नहीं हो पा रही है, ऐसी भूमि को अगर हम कन्वर्ट कर दें एग्रीकल्चर लैंड में, यानी कि कृषि योग्य भूमि में, तो उससे हमें ज़्यादा फायदा हो सकता था। तो सरकार ने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, अब देखो शुरू शुरू में ये जो नीति थी इससे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया, लेकिन 1950 के दशक के अंत में कृषि उत्पादन जो था वो एक तरह से स्थिर हो गया, ज़्यादा बढ़ा नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे लिखा होगा 1960 के दशक के मध्य में। अब इसे समझिए, हुआ क्या, देश में 1960 का दशक आता है, इस समय देश में सूखा पड़ जाता है, खासकर बिहार जैसे राज्य तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। अब सूखा पड़ गया, अब ऐसे में देश में अकाल और सूखे जैसी स्थिति हो गई थी, फिर से देश में खाद्यान्न का संकट हो गया। अब खाने पीने की फसलें जो थी वो कम हो गई, लोगों की संख्या तो ज़्यादा थी, ऐसे में समस्या आ रही थी। ठीक है, तो सरकार ने क्या तरीका अपनाया, सरकार ने कुछ चीज़ें बाहर से आयात करनी शुरू कर दी, यानी कि बाहर से हमको बहुत सारी फसलें जो थी वो आयात करनी पड़ी। एक तो ये तरीका था, आयात करने से आपको पता है नुकसान होता है। दूसरा तरीका सरकार ने क्या करा कि हरित क्रांति को अपनाया। सरकार ने क्या करा था, ये जो मैक्सिको का जो गेहूं होता है और जो फिलीपींस की चावल होते हैं, ये जो किस्म है ये ऐसी थी जो मतलब अधिक उत्पादन देती थी, तो सरकार ने इन चीज़ों को उगाना शुरू करा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहले क्या था, हमारे जो बुजुर्ग थे 1960 से पहले की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे गेहूं को ज़्यादा नहीं खाया जाता था। ठीक है, गेहूं का वैसा इस्तेमाल नहीं था जैसा आज के समय में है। उस समय में मोटे अनाज आप देखोगे, बाजरे की, ठीक है, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, या फिर जो अन्य जौ हो गए, रागी हो गए, इन सब की रोटी वगैरह बनाई जाती थी, गेहूं इग्नोर किया जाता था। लेकिन 1960 के बाद क्या होता है, जब ये संकट आ जाता है तब ऐसे में गेहूं को लाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं उगाने पे फोकस किया जाता है हरित क्रांति के बाद। और उसके बाद से लेकर अब तक गेहूं पे ही उतना फोकस किया जाता है, जबकि ये हमारा मेन भोजन नहीं था। ठीक है, इसकी जगह लोग मक्का, बाजरा, इन सब चीज़ों को उगाते थे। तो हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति के तहत क्या हुआ, सरकार ने जो सिंचित क्षेत्र थे, जहाँ पे पानी उपलब्ध था, जहाँ के किसान समृद्ध थे, उन किसानों को सरकार ने क्या करा, सुविधाएं दे दी। सुविधाएं देने का मतलब क्या है, जैसे उनको अच्छे बीज दे दिए, अच्छी क्वालिटी की जो खाद थी वो दे दी, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी, टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा दी। उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया। जैसे कि खासकर उसमें था आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, यहाँ पे फसल बढ़ी। और खासकर किस चीज़ की फसल बढ़ी, गेहूं की। गेहूं का जो पैदावार थी वो ज़्यादा हो गई थी। तो यही आपको बताया गया है कि हरित क्रांति में क्या हुआ था, कृषि क्षेत्र में निवेश हुआ था, अच्छे उर्वरक, अच्छे कीटनाशक, अच्छे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए थे। इसकी वजह से क्या था, बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं खेती हुई थी। ठीक है, और उद्योगों को भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे प्रोत्साहन दिया गया था। ये सारी बातें आपको यहाँ पे बता दी गई है। इसके बाद एक और चीज़ देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इससे एक नुकसान भी हुआ, कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ गई। अब क्या होता है, हरित क्रांति से लाभ हुआ हमें, ऐसा नहीं है कि हमको लाभ नहीं हुआ, लेकिन वो जो लाभ था वो कुछ क्षेत्र में हुआ। ठीक है, खासकर पंजाब में, ठीक है, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
यूपी में, इन क्षेत्रों में तो कृषि में पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन बाकी क्षेत्र जो थे वहाँ पे उतनी तेज़ी से पैदावार नहीं बढ़ पाई, सरकार ने वहाँ पे इतना काम नहीं किया था। तो ऐसे में क्या हुआ, एक तरह से असमानता बढ़ गई, जहाँ पे फसल ज़्यादा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे कम है वहाँ पे बहुत ही कम है। समझ रहे हो, एक लेवल जो था वो बिगड़ गया था, ये नुकसान भी हुआ था। उसके बाद 1988 में योजना आयोग ने क्या करा, कृषि विकास के लिए एक संतुलन बनाने के लिए कृषि जलवायु नियोजन योजना जो थी वो प्रारंभ करी थी। ठीक है, इससे कुछ कुछ हद तक लाभ हुआ भी था। फिर कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास, ये सही है, कृषि उत्पादन जो हुई या हुआ आप ऐसे कह लो, उसमें कैसे वृद्धि हुई। ठीक है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी का जो विकास था वो कैसे हुआ, ये आपको देखना है। तो देखिए पिछले 50 साल में कृषि उत्पादन और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी। बहुत सारी फसलें थी, जैसे कि चावल गेहूं के उत्पादन तथा इसके जो पैदावार था इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी। आप सभी जानते हैं चावल गेहूं की जो फसल है इसकी पैदावार जो है भारत में वो काफ़ी बड़ी थी। इसके अलावा जो दूसरी फसलें हैं जैसे गन्ना, तिलहन, कपास, इसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। क्यों हो पाई, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, अच्छे बीज उपलब्ध हैं, अच्छी क्वालिटी के उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध है, इसकी वजह से ये सब हो पाया है। सिंचाई के प्रसार से देश में कृषि का उत्पादन जो है वो तेजी से बढ़ा है। ठीक है, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि आज के समय में जो लेटेस्ट कृषि की टेक्नोलॉजी है, जो भी साधन है, उसकी वजह से क्या है, और अच्छी किस्म के बीज हो गए, ठीक है, रासायनिक खाद हो गई, कीटनाशक हो गए, मशीनरी हो गई, इसके प्रयोग से कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि कृषि जो है वो काफ़ी तेजी से बढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा देखो भारत में एक किसान पोर्टल भी लाया गया जो कि किसानों की हेल्प करने के लिए लाया गया था। ये क्यों लाया गया था भाई, इसलिए ताकि किसानों को बीमा से रिलेटेड, ठीक है, कृषि भंडारण, फसल उसका कैसे विस्तार किया जाए, बीज और कीटनाशक, कृषि की जो मशीनरी है, उर्वरक, बाजार मूल्य, पैकेज प्रथा, ये जो भी मतलब कृषि से रिलेटेड है, उन सभी चीज़ों में किसानों को लाभ हो सके, इसलिए सरकार ने किसान पोर्टल, ठीक है, लेकर आई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से वैसे, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए इसको याद रखना। अब एक लास्ट टॉपिक है और इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक क्या है कि भारत में कृषि आपने देख ली, इतनी सारे फसलें आपने देख ली, लेकिन हमारी कृषि में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ठीक है, वो समस्याएं कौन कौन सी आती हैं ये आपको समझना है। अब ये पेपर में क्वेश्चन आता है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो ऐसे में आपको 5 पॉइंट पता होने चाहिए। यहाँ पे ज्यादा पॉइंट लिखे हैं लेकिन इसमें से कोई भी 5 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं। क्या क्या समस्या है, अनियमित मानसून पर निर्भरता, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, निम्न उत्पादकता, ऋणग्रस्ता, किसान जो है वो ऋण में, कर्जे में दब जाते हैं, भूमि सुधार की कमी, ठीक है, छोटे और जो छोटे छोटे खेत होते हैं, विखंडित जोत, इसकी वजह से किसानों को समस्या आती है, वाणिज्यिकरण का अभाव है, व्यापक अल्प रोजगारी और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। तो ये सारे के सारे पॉइंट है, आप इनको ध्यान से देखो। इसकी वजह से भारत में क्या है, कृषि की बहुत सारी समस्या है। पेपर में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 5 पॉइंट आपको रटे होने चाहिए। मैं आपको सारे पॉइंट एक एक करके बता देता हूं, कोई भी 5 पॉइंट आप इसमें से एग्जाम में लिख सकते हो अगर आता है तो। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अनियमित मानसून पर निर्भरता। अब भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पानी की थोड़ी कमी रहती है और जो किसान होते हैं वो मानसून पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, कब बरसात का सीजन आएगा, बारिश होएगी और बारिश के समय में क्या करेंगे वो अपनी मतलब उसको सिंचाई हो जाएगी नेचुरल तरीके से। लेकिन मानसून जो है वो अनियमित है, कभी तो बारिश कम आती है, कभी तो बारिश ज़्यादा आती है, कभी कभी बारिश नहीं आती, सूखा पड़ जाता है, कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है जिससे भी फसल खराब हो जाती है। तो ये समस्या रहती है। तो देखिए भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है जहाँ पे पानी उपलब्ध है। शेष कृषि में ज़्यादातर क्या होता है, फसलों का उत्पादन जो है वो डायरेक्ट वर्षा पे निर्भर है, सीधा सीधा वर्षा पे। और दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अनिश्चितता है वो आप जानते ही हैं, तो इसीलिए ठीक है समस्या आती है। तो इसीलिए क्या करा गया है, नहरों से जल की आपूर्ति के लिए काम किया गया है। दूसरी तरफ राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में वर्षा जो है वो बहुत कम होती है या फिर अत्यधिक अविश्वसनीय, या तो कम होगी या फिर कई बार ज्यादा बारिश हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसकी वजह से किसानों को नुकसान होता है। अधिक वर्षा जो वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश में उतार चढ़ाव है। कभी कभी क्या है, कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है, कुछ में क्या होता है बाढ़ भी आ जाती है, तो ये समस्या आती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में देखें तो वहां पे सूखे की सामान्य समस्या है जो हमेशा आती रहती है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आप ये बता सकते हो। सेकंड नंबर पे है निम्न उत्पादकता, यानी जो उत्पादकता है, जो मतलब प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो देखिए अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें
तो भारत में जो फसलें हैं उसकी जो उत्पादकता है वो बहुत ही कम है। भारत में ज़्यादातर फसलें जो हैं जैसे कि चावल, गेहूं, कपास या तिलहन, ठीक है, अगर इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देखें तो वो अमेरिका और रूस और जापान की तुलना में देखें तो भारत में कम होता है। यानी 1 हेक्टेयर में अगर हम देखें तो भारत में जितनी फसल उगाई जाती है उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका, रूस और जापान में होती है। तो यहाँ पे प्रति हेक्टेयर जो पैदावार होती है वो उन देशों के मुकाबले भारत में कम होती है। ठीक है, इसके बाद देखो भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में अगर हम देखें तो भारत में श्रम उत्पादकता जो है वो भी कम है, इसकी वजह से भी समस्या आ रही है। और देश में जो विस्तृत जो वर्षा निर्भर ज़्यादातर हमारे यहाँ पे क्या है, वर्षा पे निर्भर खेती होती है, इसकी वजह से जो शुष्क क्षेत्र है, सूखे हुए क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादातर मोटे अनाज की को उगाया जाता है, ठीक है, बाजरा, ज्वार जैसा, क्योंकि इनको पानी जो है वो कम लगता है। दाल या तिलहन की खेती भी यहाँ पे की जाती है और इनकी उत्पादकता जो है वो काफ़ी कम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा एक समस्या है ऋणग्रस्तता। किसान जो है वो कर्जे में दबा रहता है और उसका कर्जे में दबा रहने के कारण वो कई बार आत्महत्या भी कर लेता है, तो ये समस्या है। तो इसको समझते हैं। देखिए आधुनिक कृषि में लागत जो है वो ज़्यादा है, आज के समय में ज़्यादा लागत आती है, चाहे वो ट्रैक्टर से जुताई करवानी हो या फिर महंगे महंगे बीज या फिर खाद खरीदनी हो। तो ऐसे में जो सीमांत किसान है या जो छोटे किसान है उनके पास इतना पैसा होता नहीं है, इतनी बचत उनके पास है नहीं, ठीक है। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कृषि में ज़्यादा निवेश नहीं कर पाते, असमर्थ हो जाते हैं, पैसा ज़्यादा लग रहा है, इनके पास पैसा है नहीं। तो इन समस्याओं से उबरने के लिए क्या करते हैं किसान लोग जो है, ये विविध संस्थानों से, अलग अलग संस्थाओं से, महाजनों से, या जो भी उनके गांव में जो सूद पे मतलब ब्याज पे जो पैसे देता है उससे पैसे ले लेते हैं, ऋण पे यानी लोन पे, ब्याज पे। अब ऐसे में क्या होता है, कभी कभी फसल नहीं हो पाती उतनी जितनी वो सोचते हैं, बारिश आ जाए या फिर बारिश ना आए तो उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वो कर्जा कहाँ से चुकाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में समस्या आ जाती है कि वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो ये भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर नेक्स्ट है भूमि सुधारों की कमी। देखो भूमि के असमान वितरण के कारण जो भारतीय किसान हैं वो लंबे समय से शोषित हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। क्योंकि भारत में अगर हम देखें अंग्रेजी शासन के दौरान तो 3 भू राजस्व प्रणाली थी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी। इस तरीके से टैक्स लिया जाता था, ये प्रथाएं हैं। जमींदारी प्रथा जो है इससे किसानों के लिए सबसे ज्यादा शोषण इसी में होता है किसानों का। अब ऐसे में क्या है, देखो भारत में जो रियल में जो किसान है उसके पास जमीन या तो कम है, ठीक है, या तो उसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। लेकिन जमींदार जमींदार जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास जमीन जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो खेती करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो लोगों से खेती करवाते हैं। जमींदार लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और जो किसान है जो खेती करता है उसके पास ज़मीन ही नहीं है। तो ये जो एक असंतुलन है इसकी वजह से भी कहीं ज़्यादा समस्या है। तो इसीलिए भूमि सुधारों की कमी वाले पॉइंट पे आपको ये लिखना है कि आज़ादी के बाद भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन सुधार जो थे वो कमजोर थे, राजनीतिक इच्छा नहीं थी, क्योंकि उतने उस तरीके से काम नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है। अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जो जमींदार थे उनके खिलाफ कोई कठोर फैसला नहीं लिया, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं सत्ता चलाने में इन जमींदारों का भी हाथ होता था। तो सरकार इनके खिलाफ कोई कठोर फैसला नहीं ले पाई। भूमि सुधार के लागू ना होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कृषि योग्य भूमि का जो असमान वितरण है वो ऐसे ही जारी रहा, जिसकी वजह से कृषि के विकास में बाधा आती रही। यानी अगर मान लो किसान के पास अपनी जमीन होती तो वो पूरे दिल से पूरी मेहनत करके उसमें खेती करता, फसल को उपजाता, ठीक है, लेकिन अब उसके पास अपनी जमीन नहीं है, दूसरे के खेत में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पास वो इंटरेस्ट नहीं होगा जो पहले उसको होता अगर उस खुद की जमीन में होती। तो ये समस्या भारत में रही है। फिर छोटे खेत, विखंडित जोत। अब इसमें क्या है, देखो भारत में जो सीमांत और जो छोटे किसान होते हैं इनकी संख्या जो है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा है, ठीक है। 60% से ज़्यादा जो है ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर या फिर उससे भी छोटा भू जोत है, यानी जोतने की ज़मीन है। लगभग 40% किसानों को जोतों का आकार जो है वो आधे हेक्टेयर से भी कम है, यानी 0.5 हेक्टेयर से भी कम है इनके पास। बढ़ती जनसंख्या के कारण अब इन जोतों का जो औसत आकार है वो और ज़्यादा सिकुड़ रहा है, ये समस्या आ रही है। तो इसके कारण भी क्या है, देश में समस्या रही है। अब समझिए, मान लो कोई किसान है, खेती करनी है, लेकिन उसके पास खेती के योग्य जो ज़मीन है वो काफ़ी कम है, तो ये समस्या आती है। कुछ राज्यों में तो एक बार चकबंदी हुई है और कुछ जगह पे एक बार भी नहीं हुई है। चकबंदी क्या होता है, चकबंदी में क्या होता है ये समझिए,
कि सरकार जो होती है वो क्या करती है, जैसे अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई गांव है, ये बड़ा सा एरिया है, यहाँ पे खेत है, ये एक खेत है, ये एक खेत है, ये एक खेत है, इस तरीके से, ठीक है। ये खेत है, ये सारे के सारे। अब मान लो किसी किसान के पास ये वाली जमीन है, एक खेत उसका ये है, दूसरा खेत उसके पास यहाँ है, यानी अलग अलग जगह पे खेत है। किसी के पास एक खेत ये है, एक खेत ये है, इस तरीके से अलग अलग जगह पे है। अब ऐसे में जो किसान होगा, अब आप सोचो वो खेती करेगा तो उसको कितना ज़्यादा पैसा लगेगा। एक बार वो यहाँ पे अपने बीज वगैरह लेके जाएगा, ट्रैक्टर लेके जाएगा, एक बार उसको दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ेगा, पानी के लिए एक बार यहाँ पे व्यवस्था करेगा, एक बार यहाँ पे व्यवस्था करेगा, ठीक है, देख रेख यहाँ पे करेगा, एक बार यहाँ पे करना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे होने की वजह से। तो ऐसे में समस्या क्या होती है, किसान की जो लागत है वो ज़्यादा लगती है, ज़्यादा पैसा लगता है। तो सरकार क्या करती है, चकबंदी करती है, पूरे गाँव को एक कृषि क्षेत्र में घोषित करके इन जमीनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करती है, ताकि एक बड़ा कृषि क्षेत्र बन जाए। और मेड़ के जरिए, मेड़ आप जानते होंगे, जैसे दो खेत होते हैं उसके बीच में मिट्टी का वो बना देते हैं, ठीक है, उस पर, जिससे दो खेतों के बीच में डिवाइड करने का एक तरीका होता है, उसके जरिए चकबंदी करती है। तो चकबंदी जो होती है उससे कहीं ना कहीं किसानों को थोड़ा लाभ होता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई जगह पे चकबंदी हो चुकी है, कई जगह पे चकबंदी नहीं है, तो इसकी समस्या भी होती है, इसकी वजह से भी किसानों को नुकसान होता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिकरण का अभाव। ज़्यादातर किसान जो है अपनी ज़रूरत या खुद के उपभोग के लिए किसानी करते हैं, खेती करते हैं। ये नहीं कि उस, मतलब समझे हो ना, कि उनकी जो ज़रूरत है उसके लिए वो खेती कर रहे हैं। अगर वो वाणिज्यिक नज़रिए से भी खेती करें तो कहीं ना कहीं वो लाभ भी कमा सकते हैं, इसकी वजह से भी किसान ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाते। इन किसानों के पास अपनी ज़रूरत से अधिक उत्पादन के लिए ज़्यादा भू संसाधन नहीं होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो छोटे किसान या खाद्यान्न की, जो छोटे किसान हैं वो खाद्यान्न की कृषि करते हैं, खाद्यान्न कृषि, चावल गेहूं वगैरह, वो उन फसलों को ज़्यादा नहीं उगाते जिससे ज़्यादा लाभ हो। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो वाणिज्यिक तरीके से उगाई जाती है, जिसको केवल और केवल लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है। ऐसी फसलों पे किसान ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कई जगह पे ये भी समस्या है, ठीक है। आगे देखो, व्यापक अल्प रोजगारी, यानी बड़े लेवल पे एक तरह से रोजगार जो है वो कम है, ठीक है, लोगों को उतना काम नहीं मिल पाता। भारतीय कृषि में खासकर जो असिंचित क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे अल्प रोजगारी है, यानी कुछ समय के लिए ही किसानों को रोजगार मिलता है, बाकी समय नहीं मिल पाता। इन क्षेत्रों में ऋत्विक बेरोजगारी, यानी ऋतु के अनुसार बेरोजगारी होती है। जो खेती का सीजन होता है उस समय तो काम मिल जाता है लोगों को, लेकिन जब खेती का सीजन नहीं रहता उस समय में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और ये 4 से लेकर 8 महीने तक ऐसा चलता है, यानी 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक लोगों को बेरोजगार भी रहना पड़ जाता है, ऐसा है। फसल ऋतु में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लोगों को साल भर रोजगार नहीं मिल पाता, क्योंकि कृषि कार्य लगातार जो है गहन श्रम वाले नहीं होते। कृषि कार्य में कुछ समय तक काम करना होता है, फिर जब बुआई निराई हो जाती है उसके बाद कुछ समय तक वेट करना होता है। फसल जब बड़ी होगी, जब एक समय में वो बड़ी हो जाती है फिर उसकी कटाई शुरू होती है, यानी कुछ समय किसान को टाइम मिलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कुछ क्षेत्रों में क्या है, जो लोगों को काम नहीं मिल पाता है पूरा। नेक्स्ट है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। कृषि योग्य जो भूमि है उसकी जो क्वालिटी है वो गिर रही है, निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का मतलब है भूमि का उपजाऊपन कम हो रहा है, उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। तो सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण जो नीति है इसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। जो मृदा है उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, उतनी ज़्यादा उसमें खेती नहीं हो पाती, उतना उत्पादन नहीं हो पाता। और ये खासकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह है, जहाँ पे पानी ज़्यादा उपलब्ध है वहाँ पे भी ये समस्या है, क्योंकि पानी में क्या है, नमक होता है, लवणता होती है, कई बार ज़्यादा सिंचाई करने से भी ये समस्या आ जाती है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जो है वो जलाक्रांतता, लवणता और मृदा की क्षारता के कारण बंजर हो चुका है, ठीक है। ज़्यादा पानी भर के छोड़ दिया, लंबे समय से उसमें नमक वाले गुण आ गए, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि जो किसान है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो और उसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको उत्पादन मिले। तो वो क्या करते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह से जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं जहरीली हो रही है, उसमें जहरीले तत्व पहुंच रहे हैं, और वो जहरीले तत्व होने की वजह से मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है वो गिर रही है, यानी उसमें निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। ये समस्या आ रही है। तो ऐसे में ये आपको याद रखना था। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, यहाँ पे आपका जो है ख़त्म हो जाता है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपने नहीं करा है तो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।